गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं आपका दोस्त एंड होस्ट रमजीत सिंह राणा आप सब व्यूअर्स पार्टिसिपेंट्स का अपनी तरफ से और एचएचआई मैनेजमेंट टीम की तरफ से स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं, शामदीद कहता हूं दोस्तों। आप सबको हार्दिक अभिनंदन, आप सब व्यूअर्स पार्टिसिपेंट्स का आज के इस जूम सेशन में। दोस्तों, आज का जो सेशन है ये तकरीबन 15 मिनट लेट हुआ है किसी टेक्निकलिटी की वजह से, किसी टेक्निकल इशू की वजह से। तो मैं सबसे पहले इसके लिए खेद प्रकट करता हूं। और मैं देख पा रहा हूं कि 200 से प्लस व्यूअर्स पार्टिसिपेंट्स इस समय स्ट्रेंथ हो चुकी है इस सेशन की। और आज क्योंकि ट्रेनिंग का दिन है, प्रोडक्ट ट्रेनिंग पर बात होनी है, और जो प्रोडक्ट ट्रेनर हैं वो भी इस समय इस सेशन पर आ चुके हैं। और उनका मैं तारुफ आपसे बहुत ही ब्रीफ तारुफ आज करवाना चाहूंगा, क्योंकि ऑलरेडी हम 15 मिनट बिहाइंड द शेड्यूल चल रहे हैं। तो ये सर अहमदाबाद गुजरात से बिलोंग करते हैं और नेचुरल डेयरी फार्मिंग और ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर इस बात को जी बहुत ही बढ़ावा देते हैं और इसके लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। पूरे हिंदुस्तान भर में घूम घूम कर ट्रेनिंग्स देते रहते हैं, एफपीओस को, एफसीओस को, फार्मर कोऑपरेटिव्स को, डेयरी कोऑपरेटिव्स को। जहां जहां भी इनकी ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है ये जा करके अपनी जो ट्रेनिंग है वो देते हैं। और एग्रीकल्चर केयर और एनिमल केयर रेंज का जो फील्ड है उसकी R&D और प्रोडक्ट डेवलपमेंट इसके बारे में भी खास रुचि रखते हैं। बहुत ही अच्छे ट्रेनिंग है, मेरा ख्याल 3 बार ऑलरेडी HHI के इस चैनल पर, इस माध्यम पर आ चुके हैं। और आज भी ये एग्रीकल्चर, एक्वाकल्चर और वेटरनरी इन प्रोडक्ट्स की बात करने वाले हैं दोस्तों। तो मैं ज्यादा देर और आपके और उनके दरमियान ना रहते हुए उनको वेलकम करना चाहूंगा। निवेदन करूंगा कि सर ऑन स्क्रीन आए। ही इज वन एंड ओनली मिस्टर श्रीनिक मेहता फ्रॉम अहमदाबाद गुजरात। जी सर, श्रीनिक जी आप सर। नमस्कार सर, मेरी आवाज आ रही है? जी सर नमस्कार, बिल्कुल सर, आपकी आवाज भी आ रही है, आपका वीडियो भी क्लियर है और सेशन का टॉपिक आपको मालूम है सर। मुझे पता है आपके पास बहुत अच्छी और वैल्यूड जानकारी रहती है, तो मेरे व्यूवर्स भी ये जानकारी लेने के लिए तत्पर हैं आपसे। ओवर टू यू सर, थैंक यू। ओके, थैंक यू सो मच सर। और ये सभी HHI के ग्रेट लीडर्स और सारे HHI के श्रोतागण को मेरे तरफ से बहुत प्यार भरा सबको नमस्कार, गुड इवनिंग। और आप सभी को इस मीटिंग में मैं तहे दिल से आप सबका स्वागत करता हूँ। और आने वाले जो हमारा सेशन है, ये सेशन के दौरान अगर कहीं पे भी टेक्निकल या आवाज का या कोई अगर इश्यू रहे तो प्लीज मेरे को जरा हिंट कर दीजिएगा, क्योंकि आज हल्का सा मेरा आवाज थोड़ा भारी है बिकॉज जुकाम की वजह से। बट मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आप लोग को ये जो भी हमारा जो डिले हुआ ये डिले को कवर करके आज बाकी का जो टाइम है, इस टाइम में आपको एग्रीकल्चर, एनिमल केयर और एक्वाकल्चर यानी कि फिश फार्मिंग या क्रैब्स, श्रिम्प्स, प्रॉन्स, एक्वाकल्चर यानी कि जो हमारा सी फूड रिलेटेड प्रोडक्ट्स है उनकी ट्रेनिंग के बारे में आज मैं आपको थोड़ा सा बात करूंगा। जैसे मैं हर बार स्टार्ट करता हूँ, मैं इस बार भी स्टार्ट करूंगा एग्रीकल्चर से। एग्रीकल्चर में स्टार्ट करने के मेरा पहला जो पॉइंट रहता है वो फिर से एकदम सबसे इम्पोर्टेंट सटीक पॉइंट जो आज की डेट में भारतवर्ष में सबसे ज्यादा इश्यू और सबसे ज्यादा हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट कंसर्न है, वो है सॉइल, मिट्टी। मैं जो बोलता हूँ कि पहले क्या बोला जाता था, मेरी देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। क्यों? क्योंकि हमारी मिट्टी में जान थी, हमारी मिट्टी सोना उगलती थी। अगर हम लोग इसके अंदर किसी भी चीज का अगर बीज बोते थे, सीड्स डालते थे, तो उसमें से सोना उगल के निकलता था। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो भी हम लोग की सॉइल है, मिट्टी है, वो इतनी फर्टाइल, इतनी प्रोडक्टिव, इतनी न्यूट्रिशियस वाली, इतनी अच्छी पीएच बैलेंस वाली मिट्टी थी, कार्बन कंटेंट वाली मिट्टी थी कि इसमें आप किसी भी चीज को उगाने की कोशिश करो तो वहां से सोना उगल के आता था। पर पिछले कुछ वर्षों में क्या हुआ कि हमारी खाद की डिमांड बढ़ती गई, खाने की डिमांड बढ़ती गई। पहले हम 40 करोड़ थे, 40 करोड़ से जनसंख्या 60, 80, 100, 120, और अभी कुछ ही वक्त में बोला जा रहा है कि हम लोग करीब करीब 140, 150 करोड़ के आंकड़े तक भी पहुंच जाएंगे आने वाले कुछ वर्षों में। तो सोचिए कि यहाँ पे जो हमको खाना मिल रहा है, ये खाना ये कोई फैक्ट्री में तब बनता है जब ये सबसे पहले खेत में उगता है।
खेत में उगने के बाद वो चीज को प्रोसेस किया जाता है, प्रोसेस करने के बाद उससे चीजें बनती है जो फैक्ट्री में बनती है। पर सबसे पहला प्रोसेस जो खेत में होता है वो कोई मशीन नहीं है, वो कुदरत करती है, वो नेचर करती है, मदर अर्थ करती है, ठीक है। तो ये जो नेचुरली जो उगने वाली चीज है जिसके ऊपर दबाव बन रहा है, तो क्या हुआ, पिछले कुछ वर्षों में यूरिया, डीएपी और अन्य केमिकल फर्टिलाइजरों के उपयोग के कारण हमारी मिट्टी के अंदर रहे जो भी मित्र जीवाणु यानी कि अच्छे बैक्टीरिया थे, फ्रेंडली बैक्टीरिया थे, जो बड़े बड़े केंचुए होते थे, ये सारे फ्रेंडली बैक्टीरिया, केंचुए सब कुछ मर चुका है। इसके अंदर रहे इंपॉर्टेंट न्यूट्रिशन जैसे नाइट्रोजन, पोटाशियम, फास्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, जिंक, कॉपर, आयरन, मैंगनीज, मोलिब्डेनम, ये सारी चीजें, बोरॉन वगैरह, सारी चीजों की मात्रा कम होती जा रही है। ये सारी चीजों की मात्रा कम होती जा रही है, नमक की मात्रा बढ़ती जा रही है, मिट्टी ज्यादा से ज्यादा खारी होती जा रही है, पानी ज्यादा से ज्यादा हार्ड होता जा रहा है, ठीक है। तो इस सब के कारण क्या हो रहा है कि हमारा पानी, हमारी मिट्टी, हमारी हवा ये इतनी प्रदूषित हो चुकी है, ये यूरिया, डीएपी और अन्य केमिकल फर्टिलाइजर के कारण, कि आज हमारी मिट्टी मृत हो चुकी है। मैं ये फिर से क्लेम कर रहा हूं कि हमारी मिट्टी मृत हो चुकी है, सॉइल इज डेड, ठीक है। अब इस डेड सॉइल के अंदर जान लाने का हमारा सबसे पहला कर्तव्य बनता है। यदि अगर हम चाहते हैं कि हमारे आने वाली जो नस्ल है वो अच्छी फसल देखे, आने वाली जो पीढ़ी है वो अच्छी तरह से खेती देखे, या आने वाली जो पीढ़ी है वो खेती कर पाए, तो उसके लिए सबसे पहला खेतों का बचना जरूरी है। अभी हमें लग सकता है कि यूरिया, डीएपी डाल के हमारे खेत बहुत हरे भरे रह रहे, अच्छे चल रहे, पर ये वो लास्ट स्टेज के बीमारी है जहाँ पे स्टीरॉइड दे दे के और हार्मोनल इम्बैलेंस कर करके हम अच्छी सेहत हमको दिख रही है, पर ये लास्ट स्टेज के बाद जो कोलैप्स होगा, ये कोलैप्स ऐसा होगा कि फिर इसके बाद मिट्टी भी फर्टाइल नहीं बचेगी, इसके अंदर इंपॉर्टेंट न्यूट्रिशन और एलिमेंट्स भी नहीं बचेंगे, पानी भी प्रदूषित होता जा रहा है, हवा भी प्रदूषित होती जा रही है, और एक स्टेज के बाद ये हमको अच्छी फसल और आने वाली पीढ़ी को अच्छा खाना नहीं दे पाएगी। तो हमारा सबसे पहला कर्तव्य क्या बनता है दोस्तों, सॉइल, मिट्टी को पुनर्जीवित करना, ये हमारा सबसे पहला कर्तव्य है। अब मिट्टी को पुनर्जीवित करने के लिए हम बहुत अलग अलग प्रकार के प्रयोग करते हैं। तो मिट्टी को पुनर्जीवित करने के लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज है कि उसका कार्बन कंटेंट बढ़ाना पड़ता है। कार्बन कंटेंट आज की डेट में, ये चीज बहुत ध्यान से सुनिएगा, भारतवर्ष में ऑन एन एवरेज कोई भी मिट्टी में 4% कार्बन होना चाहिए। कितना? 4% कार्बन मिट्टी में होना चाहिए, 4 से 5%। एक्चुअल कार्बन कंटेंट मात्र 0.4%, यानी कि 0.4% कार्बन कंटेंट आज की डेट में है, यानी कि 1/10 जो जरूरी कार्बन कंटेंट है उससे 10वां भाग का कार्बन ही वहां पे अवेलेबल है। इसके कारण वहां पे बैक्टीरिया का ग्रोथ नहीं है, न्यूट्रिशन लॉक नहीं हो पा रहा है, विटामिन मिट्टी में लॉक नहीं हो पा रहे, प्रोटीन्स मिट्टी में लॉक नहीं हो पा रहे, पानी रन ऑफ ज्यादा हो रहा है, पानी ज्यादा देर तक मिट्टी में रुकता नहीं है, हवा पानी मिट्टी के अंदर बराबर आती जाती नहीं है। ये सारे जो रीजन है, इसके कारण हमारी ओवरऑल प्लांट की इम्यूनिटी, क्रॉप की इम्यूनिटी, फसल की इम्यूनिटी, फसल की मजबूती और फसल के ग्रोथ के ऊपर इसका ओवरऑल इम्पैक्ट पड़ता है। अब इस इम्पैक्ट को हमें कैसे रिवर्स करना है, इस इम्पैक्ट को हमें कैसे इंप्रूव करना है, तो इसके लिए एचएचआई के माध्यम के द्वारा हमने जो प्रोडक्ट का डेवलपमेंट किया है कि एक ऐसा प्रोडक्ट बनाया जाए कि जो मिट्टी को तो पुनर्जीवित करे ही करे, साथ ही साथ फसल की सुरक्षा करे, फसल की स्ट्रेंथ को बढ़ाए, फसल की इम्यूनिटी को बढ़ाए, रूट ग्रोथ यानी कि तंतु मूल और जड़ का विकास अच्छे से करे, फूल फलने के समय इसको अच्छे तरीके से रिजल्ट दे, और एक 100% ऑर्गेनिक यानी कि 100% जैविक तरीके से बना हुआ प्रोडक्ट हो, जो ना मिट्टी में और फसल के ऊपर किसी भी प्रकार के केमिकल अवशेष ना छोड़े, ताकि कोई भी पशु या इंसान जब उसको खाए तो उसको किसी प्रकार की बीमारी ना हो। तो एचएचआई की इस सोच को हम सबको सलाम करना चाहिए कि जो ऑर्गेनिक इंडिया की तरफ जो पहल है, जो हमारी जैविक भारत की तरफ पहल है, ये पहल को मद्देनजर रखते हुए यूरिया, डीएपी की कंपैरिजन वाली एक प्रोडक्ट, उसके ऑल्टरनेटिव में एक ऐसा प्रोडक्ट हमने ग्रेन्यूल्स फॉर्म में यानी दानेदार फॉर्म में डेवलप किया है कि जो आपको इतना जबरदस्त तरीके से मार्केट में रिजल्ट देगा, और आने वाले कुछ टाइम में इसके कंटिन्यूअस यूज के बाद मिट्टी के अंदर कार्बन कंटेंट बढ़ता जाएगा और मिट्टी आपकी पुनर्जीवित होती जाएगी। तो मैं इस प्रोडक्ट के बारे में आपको बात करूं उससे पहले मैं खेती के अलग अलग स्टेजेस में आपको समझाना चाहूंगा कि किसी भी प्रकार की जब खेती होती है,
चाहे इस मौसम में गेहूं हो रहा है, चना हो रहा है, अलग अलग जगह पे मक्का वगैरह, ये सब जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट क्रॉप्स है, शुगर केन काफी सारे एरिया में हो रहा है, ठीक है। ये जितने भी हमारे भी ये टाइम के क्रॉप्स है, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और कैश क्रॉप्स, ये सारे क्रॉप, कोई भी क्रॉप साइकिल हो, चाहे हमारा विंटर क्रॉप साइकिल हो, मानसून हो, समर हो, कोई भी क्रॉप साइकिल के दौरान एक स्टेजेस होते हैं। पहला स्टेज क्या होता है खेती में दोस्तों, कि पहले स्टेज में सबसे पहले मिट्टी को जोता जाता है, मिट्टी को तैयार किया जाता है। मिट्टी को तैयार करने के बाद सेकंड स्टेज में क्या आता है कि मिट्टी के अंदर बीज को डाला जाता है। थर्ड स्टेज में जब ये बीज अंकुरित होकर बाहर आता है, इसमें से जब पौधा बाहर फूट के आता है, तो पौधा करीबन 2 से 3 इंच का जब फूटना स्टार्ट होता है, फिर उसके ऊपर प्रोटीन्स और ग्रोथ प्रमोटर्स और न्यूट्रिशंस के स्प्रे होते हैं, ताकि उसका अच्छी तरीके से विकास हो। फिर उसके विकास के बाद उसके ऊपर फूल लगते हैं, फूल के ऊपर फल लगते हैं, फिर वो फल से हम लोग फाइनली हार्वेस्टिंग यानी कि फाइनल कटिंग के बाद हम लोग उसको मार्केट में बेचने जाते हैं। तो ये जितने भी स्टेजेस है, ये हर एक स्टेजेस के लिए HHI के पास एवरी प्रोडक्ट इज अवेलेबल, हर तरीके के प्रोडक्ट हमारे पास अवेलेबल है। आज हमारा जो फोकस रहेगा, ये फोकस हमारा रहेगा मिट्टी वाली प्रोडक्ट यानी कि सॉइल हेल्थ प्लस ग्रेन्यूल्स के ऊपर। तो सॉइल हेल्थ प्लस ग्रेन्यूल्स जो हमारा है, वो सॉइल हेल्थ प्लस ग्रेन्यूल्स क्या है, कैसे बनाया गया है, कैसे इस्तेमाल करना है, किसके साथ इस्तेमाल करना है, कौन से मौसम में इस्तेमाल करना है, कितनी मात्रा में इस्तेमाल करना है, कैसी फसलों पे इस्तेमाल करना है, ये सारी जानकारी अब आपको मिलने वाली है। तो बड़े ध्यान से सुनिएगा। सॉइल हेल्थ प्लस आने वाले दिनों में किसानों का यूरिया डीएपी का ऑल्टरनेटिव बनने वाला है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, सॉइल हेल्थ प्लस, HHI का सॉइल हेल्थ प्लस आने वाले दिनों में यूरिया और डीएपी का रिप्लेसमेंट बनने वाला है। और यूरिया डीएपी का मार्केट जो 60 हजार करोड़ का मार्केट है, इतना हजारों करोड़ों का जो मार्केट है यूरिया और डीएपी का, वो मार्केट के अंदर अगर हमें सॉइल हेल्थ प्लस को अगर एक तरीके का सेगमेंट देने की अगर हमको मौका मिल रहा है, तो सोचिए कि ये मार्केट का अगर हमने सिर्फ 1% भी पकड़ लिया, ओनली 1%, तो हम कितना बड़ा बिजनेस बना सकते हैं इसमें से, कितने अच्छी तरीके से हम किसानों तक पहुंच सकते हैं, कितने अच्छी तरीके से किसानों के दिमाग में हम लोग एक विश्वास पैदा कर सकते हैं कि HHI की ये प्रोडक्ट के रिजल्ट्स, इतने सराहनीय रिजल्ट्स के कारण आज हम लोग हर एक गांव में, हर एक किसान तक हम लोग पहुंच के एक ऑर्गेनिक इंडिया का स्टार्ट दे सकते हैं। तो दोस्तों, सॉइल हेल्थ प्लस के बारे में मैं बात करता हूँ। सॉइल हेल्थ प्लस एक ग्रेन्युलर फॉर्मुलेशन है, यानी दानेदार फॉर्मुलेशन है। ये दानेदार फॉर्मुलेशन के अंदर ऑर्गेनिक तरीके से बायोमास से बनाया गया ह्यूमिक एसिड अवेलेबल है, कोकोनट शेल डिराइव्ड ह्यूमिक एसिड अवेलेबल है, फुलविक एसिड है, मिक्स माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है, अमीनो एसिड्स है, फिश प्रोटीन्स है, हेयर बेस्ड प्रोटीन्स है, सोया प्रोटीन्स है, ग्रोथ, रूट ग्रोथ के रिलेटेड अच्छे मिनरल्स है, ग्रीन सीविड है, प्रोटीन्स है, हाइड्रोसलेट कंपाउंड्स है और अदर डेरिवेटिव्स है, जो जिसको इसमें यूज करने के साथ साथ इसकी जो कॉम्पोजिशन है वो ऐसी बनाई गई है कि वो मिट्टी में सही तरीके से, मिट्टी में नाइट्रोजन, पोटाशियम, फास्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, जिंक, कॉपर, मैंगनीज, मैग्नीशियम, आयरन, मोलिब्डेनम वगैरह जितने भी, बोरॉन वगैरह जितने भी इंपॉर्टेंट मिक्स माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है, ये मिक्स माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स का एक सही बैलेंस और स्रोत वहां पे बनाता है। तो ये जो मिट्टी के अंदर जाके जो सही राइट अमाउंट में जितने भी एलिमेंट्स को प्रोवाइड करते हैं, इसलिए हम इसको बोलते हैं कि ये एक मिट्टी का बैलेंस डाइट है। जैसे इंसानों को, पशुओं को, सबको एक बैलेंस डाइट की जरूरत रहती है, एक बैलेंस्ड फूड की डाइट जरूरत रहती है, संतुलित आहार की, वैसे मिट्टी को भी संतुलित आहार चाहिए कि उसके आहार में राइट अमाउंट ऑफ प्रोटीन्स हो, मिनरल्स हो, विटामिन्स हो, रूट ग्रोथ हार्मोन्स हो, सॉइल अमेंडमेंट इनपुट्स हो, ये सब कुछ उसमें अवेलेबल होता है। तो सॉइल हेल्थ प्लस ये कंपोजिशन से बनाया हुआ ग्रेन्युलर फॉर्मुलेशन है, जो 2 किलो के पैकिंग में अवेलेबल है। इसका डोसेज यानी कि इसकी उपयोग की मात्रा है 2 किलो प्रति एकड़। 1 एकड़ के अंदर मात्र 2 किलो यानी कि एक पाउच जो 2 किलो का आता है वो उसमें डालना है। तब इसमें क्वेश्चंस आते हैं कि सर इसको यूरिया डीएपी के साथ मिक्स कर सकते हैं। बेशक मिक्स कर सकते हो, यूरिया डीएपी के साथ मिक्स करके इसको आप डाल सकते हो, अन्य दानेदार फर्टिलाइजर के साथ आप इसको मिक्स करके डाल सकते हो, इसको मिट्टी के साथ भी मिक्स करके आप इसको ब्रॉडकास्टिंग मेथड से डाल सकते हो, इसको आप किसी भी फसल पे यूज कर सकते हो, चाहे गेहूं, चावल, गन्ना, मक्का, सोयाबीन, बाजरा,
या एनी XYZ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स, सारी खेती के ऊपर आप ये प्रोडक्ट को यूज कर सकते हो। ये जनरल बनाया गया प्रोडक्ट है जिसको आप किसी भी प्रकार की फसल पे यूज कर सकते हो, किसी भी मौसम में यूज कर सकते हो, किसी भी सीजन में यूज कर सकते हो। इसके कौन से स्टेजेस पे इसको यूज करना है? तो सबसे पहले जब मिट्टी को जोता जा रहा है, तो मिट्टी को जोतते समय यूरिया डीएपी को जमीन में भरा जाता है, गोबर की खाद के साथ या यूरिया डीएपी के साथ इसको भरा जाता है। तो आप इसको यूरिया डीएपी के साथ हल्का सा मिक्स करके इसको आप डाल सकते हो। सेकेंडली, जब बीज अंकुरण होने के बाद जब आपका पौधा एक लेवल तक फूट के जब बाहर आ जाता है, यानी 2 से 3 इंच का जब आपका पौधा होता है, तब आप इसको डाल सकते हो, ताकि वो उसके ग्रोथ को, इसकी इम्यूनिटी को बूस्ट करे और उसके रूट ग्रोथ को हेल्प करे, सपोर्ट करे। थर्ड, जब इसके ऊपर फ्लावर लगना स्टार्ट हो, यानी फूल लगना शुरू होते हैं, तब आप इसको यूज कर सकते हो। चौथा, जब इसके ऊपर फल लगना शुरू हो, तब आप इसको यूज कर सकते हो। और ये सारे टाइम के दौरान आपको इससे 2 किलो प्रति एकड़ यूज करना है। चाहे आप इसको मिट्टी के साथ मिक्स करके डाल सकते हो, गोबर की खाद के साथ, किसी अन्य खाद के साथ, दानेदार फर्टिलाइजर के साथ, यूरिया डीएपी के साथ, किसी के भी साथ मिक्स करके आप इसको 1 एकड़ में डाल सकते हो। 2 किलो प्रति एकड़ 2 किलो के पैकिंग में आता है। ये आप किसी भी फसल के ऊपर यूज कर सकते हो। जो मैंने 4 स्टेज बताया, जब मिट्टी जोतते समय, ग्रोथ के समय, फूलने के समय और फलने के समय, 4 स्टेज पे आप इसको यूज कर सकते हो। अब सबसे इंपॉर्टेंट, सर इसके बेनिफिट्स क्या है? तो इसके बेनिफिट में नंबर 1 पॉइंट जो आता है, तो नंबर 1 पॉइंट इसका बेनिफिट का है कि ये जैसे ही ये प्रोडक्ट मिट्टी में जाता है, मिट्टी के कार्बन कंटेंट को बढ़ाता है, मिट्टी के कार्बन कंटेंट को बढ़ाता है। जो मिट्टी के कार्बन कंटेंट को धीरे धीरे करके ये उपयोग के द्वारा, जो हम लोग बोल रहे हैं कि 0.4% है, इसको 4% ले जाने में ये मदद करता है। यानी सबसे पहले कार्बन कंटेंट को ये बढ़ाता है। सेकेंडली क्या करता है कि मिट्टी के अंदर छिद्रता बढ़ाता है। यानी हमारे शरीर के ऊपर है ना, छोटे 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 छिद्र है, पोर्स बोलते हैं, जिससे पसीना बाहर आता है। वैसे ही मिट्टी के अंदर छोटे छोटे छिद्र होते हैं, पोर्स होते हैं, पोरोसिटी को बढ़ाता है। ये पोरोसिटी के द्वारा क्या होता है कि जो अंदर जमीन के अंदर की जो गंदगी है वो बाहर आती है और बाहर की अच्छी हवा जमीन के अंदर जाती है। तो अगर ये पोर्स बड़े होंगे, छिद्र अगर बड़े होंगे, तो हवा ज्यादा जा पाएगी, पानी ज्यादा जा पाएगा। तो ये हवा अगर अंदर बाहर अगर ज्यादा आना जाना हुआ, तो वो रूट ग्रोथ यानी तंतुमूल के विकास में उसको मदद करेगी, उसके रूट ग्रोथ में उसको हेल्प करेगी। ये रूट ग्रोथ में उसको हेल्प करने के साथ साथ पानी ग्रहण करने की क्षमता को बढ़ाएगा। पानी ज्यादा ग्रहण करेगा तो कम पानी में ज्यादा खेती होगी। मिट्टी को संतुलित आहार देगा। क्रॉप की इम्यूनिटी, फसल की इम्यूनिटी को बढ़ाएगा। फसल के हरे भरेपन यानी ग्रीनरी को बनाए रखेगा। ज्यादा से ज्यादा फूल और फल लगे उसकी ये कोशिश करेगा। और ओवरऑल ये आपके रूट ग्रोथ और प्लांट ग्रोथ के अंदर आपको हेल्प करेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट है, ये पीएच बैलेंस को बनाए रखने में मदद करेगा। यानी मिट्टी की पीएच आज की डेट में सबसे इंपॉर्टेंट है। हर किसान को मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ और हर लीडर को मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि हर एक किसान को जाके बोले कि इंडिया में, भारतवर्ष में, हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक सॉइल लेबोरेटरी होती है, सॉइल टेस्टिंग यानी मिट्टी को टेस्ट करने की लेबोरेटरी होती है, जहां पे किसानों को बिना किसी शुल्क के मिट्टी को टेस्ट करवाया जा सकता है। उनका सॉइल हेल्थ कार्ड बनता है। तो सॉइल हेल्थ कार्ड में सबसे पहले देखिए कि मिट्टी की पीएच कितनी है। मिट्टी की पीएच अगर एसिडिक है, यानी 5.5 6.5 के बीच में है, तो मिट्टी के ऊपर खेती अच्छी हो सकती है। यदि अगर मिट्टी की पीएच 7 7.5 8 8.5 जैसी है, तो वहां पे खेती करना बहुत मुश्किल है। यानी क्या हो चुका है, जमीन के अंदर सॉल्ट्स ज्यादा है। अगर पीएच ज्यादा है उसका मतलब क्या है, लिख लीजिए सब डायरी में। मिट्टी के अंदर यदि अगर पीएच ज्यादा है, तो उसका मतलब उसमें सॉल्ट कंटेंट ज्यादा है। तो वो सॉल्टी मिट्टी में खेती करना बहुत मुश्किल होता है। तो हमें क्या ध्यान रखना है कि पीएच जो है वो 5.5 से 6.5 के बीच में मिट्टी की बनी रहे। तो हर एक किसान को रिक्वेस्ट करिए कि जाके सॉइल टेस्टिंग लेबोरेटरी में जाके सॉइल टेस्ट करवाइए और उसकी पीएच चेक करवाइए। तो जो सॉइल हेल्थ प्लस है वो मिट्टी की पीएच को भी बैलेंस बनाए रखने में मदद करता है। यानी कि ये कार्बन कंटेंट बढ़ाता है, पीएच बैलेंस बनाए रखता है, रूट ग्रोथ को बढ़ाता है, फसल की सुरक्षा करता है, फसल की ग्रोथ को करता है, हरा भरा बनाए रखता है, ज्यादा से ज्यादा फल और फूल लगे उसका ध्यान रखता है, और मिट्टी को पुनर्जीवित करता है, और मिट्टी के अंदर इंपॉर्टेंट न्यूट्रिशंस और माइक्रो मिनरल्स की अवेलेबिलिटी यानी वहां पे उसको अवेलेबल कराता है। तो दोस्तों, ये सही मायने में मिट्टी का एक ऐसा खाना है जो हमको उसको खिलाना चाहिए। एक मिट्टी का ऐसा प्रोडक्ट है जो हर एक किसान के पास होना चाहिए और ये यूज करना चाहिए।
अब एक सवाल आता है कि सर अगर ये प्रोडक्ट हम यूज करते हैं तो यूरिया डीएपी को हम क्या कम कर सकते हैं, यूज नहीं करना का क्या सलाह देते हैं? तो इसमें मेरी सलाह बहुत एकदम सटीक और इम्पोर्टेंट सलाह है, ये जरा ध्यान से सुन लीजिए। जब भी आप ये प्रोडक्ट को यूज करवा रहे हो तो पहले ही यूज में यूरिया डीएपी को बंद मत करवाओ। क्या होता है कि आज के डेट में किसानों को भी एक आदत लग चुकी है यूरिया डीएपी की, नशा है नशा, ठीक है। ये जैसे सिगरेट का नशा होता है, शराब का नशा होता है। आप किसी को बोलोगे जाके एक ही दिन में सिगरेट बंद कर दो, एक ही दिन में शराब बंद कर दो, तो नहीं होगी। लोग धीरे धीरे पीना कम करते हैं, धीरे धीरे सिगरेट पीना कम करते हैं। वैसे ही हमें यूरिया डीएपी का नशा धीरे धीरे कम करना है, हमें एक साथ कम नहीं करना उसको। हम एक साथ करने जाएंगे तो हम फेल हो जाएंगे, वो फेल तो हो ही रहे, साथ साथ हम भी फेल हो जाएंगे। तो हमें क्या करना है, जाके समझाना कि एक काम करो, आप 1 बोरी यूरिया 1 बोरी डीएपी डालते हो, उसकी जगह पे आप आधी बोरी यूरिया डालो, आधी बोरी डीएपी डालो और 2 किलो का हमारा सॉइल हेल्थ प्लस डालो। नेक्स्ट, खेती के अंदर आप इसको 50% की जगह 25% यूरिया डालो, 25% डीएपी डालो और बाकी का सॉइल हेल्थ प्लस डालो। वैसे करके धीरे करके जब वो यूरिया डीएपी की कटौती होगी, पर फिर भी फसल की उपज बढ़ती जाएगी और फसल की उपज वहां पे बनी रहेगी, तो आपको वहां पे अच्छे से अच्छा रिजल्ट मिलेगा और अच्छे से अच्छी आपको पैदावारी मिलेगी। तो इस तरीके से आपको सॉइल हेल्थ प्लस प्रोडक्ट को एक सॉइल हेल्थ बूस्टर, सॉइल रिवाइवल प्रोडक्ट, ग्रोथ प्रमोटर प्रोडक्ट और ग्रोथ एनहांसर प्रोडक्ट और इम्यूनिटी बूस्टर प्रोडक्ट के तौर पे आपको ये प्रोडक्ट को मार्केट में प्रेजेंट करना है। तो दोस्तों ये इंफॉर्मेशन मैंने दी एग्रीकल्चर की हमारे सॉइल हेल्थ प्लस प्रोडक्ट के ऊपर। अब हम लोग नेक्स्ट मूव कर रहे हैं हमारे सेशन वेटनरी के ऊपर, यानी कि एनिमल केयर के ऊपर। अब एनिमल केयर में मैं बात स्टार्ट करूं उसके पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि आज की डेट में भारतवर्ष मिल्क सरप्लस नेशन है। मिल्क सरप्लस नेशन यानी हम दूध हमारी जरूरत से भी ज्यादा पैदा कर रहे हैं। तो क्या होता है, हम लोग बहुत एक्सपोर्ट करते हैं, हम अलग अलग देश को भेजते हैं, जैसे आजू बाजू के कंट्रीज हो गए, बाहर के कंट्रीज हो गए, दूध और दूध के रिलेटेड प्रोडक्ट। सब लोग पूरे दिनचर्या अपनी एक जरा 5 सेकंड लेके जरा आंख बंद करके सोचो कि हम पूरे दिन में कितनी बार दूध का प्रयोग करते हैं। चाय, कॉफी, दूध, घी, पनीर, चीज, मक्खन, खोया, मावा इत्यादि बहुत सारी चीजें जो दूध और दूध के द्वारा बनाई गई प्रोडक्ट्स है। डेयरी इंडस्ट्री 85,000 करोड़ 85,000 करोड़ की इंडस्ट्री है इंडिया के अंदर। तो इतनी बड़ी इंडस्ट्री के जो इनपुट में जो जाना है, ये तो आउटपुट है डेयरी का, पर डेयरी के इनपुट में जो जाना है वो भी सैकड़ों करोड़ों की इंडस्ट्री है, हजारों करोड़ों की इंडस्ट्री है। हम इस इंडस्ट्री को यदि अगर इग्नोर करते, पशुपालन को इग्नोर करते हैं, पशुपालन व्यवसाय को इग्नोर करते हैं, तो हम भारतवर्ष में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के द्वारा एक बहुत बड़े सेगमेंट को मिस कर रहे हैं। हमको रिपीट परचेस आना है और रिपीट ऑर्डर आना है, हमको पशुपालन के माध्यम से जो इनकम में जो बढ़ोतरी होने का जो कंट्रीब्यूशन मिलना है वो हमें नहीं मिलेगा। तो सारे लीडरों को मेरा ये रिक्वेस्ट है कि ये जो डेयरी इंडस्ट्री है इसको बिल्कुल भी लाइटली ना लेते हुए इसके ऊपर पूरा जोर शोर से मेहनत किया जाए, इसके ऊपर पूरा जोर शोर से फोकस किया जाए। 85,000 करोड़ की इंडस्ट्री दोस्तों, अगर हमने ये इंडस्ट्री को इग्नोर किया तो फिर हम किस इंडस्ट्री की तरफ जा रहे हैं, वी डोंट हैव एनी आइडिया। ठीक है, तो दोस्तों मैं फिर से डेयरी इंडस्ट्री के बारे में जो बात कर रहा था कि डेयरी इंडस्ट्री इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग, वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री। एग्रीकल्चर और डेयरी इंडस्ट्री ही एक ऐसी इंडस्ट्री है जो कोविड के दौरान फार्मास्यूटिकल यानी कि दवाइयों के बाद अगर सबसे अधिक मात्रा में ग्रोथ करने वाली अगर कोई इंडस्ट्री थी तो वो एग्रीकल्चर और डेयरी इंडस्ट्री थी। क्योंकि कोरोना में लोगों ने सब कुछ बंद कर दिया था, सब कुछ, पर लोगों ने कोरोना में खाना भी बंद नहीं किया था, दूध पीना भी बंद नहीं किया था। हर एक चीज की डिमांड बढ़ गई थी क्योंकि लोगों को डर था कि हम घर में रह के क्या करेंगे, तो ज्यादा खाएंगे, ज्यादा चाय पियेंगे, ज्यादा कॉफी पियेंगे, तो ये सबकी डिमांड बढ़ी थी। यानी एग्रीकल्चर और डेयरी व्यवसाय ऐसा व्यवसाय है जो कोविड प्रूफ है, रिसेशन प्रूफ है। तो ये रिसेशन प्रूफ यानी कि मंदी जिसको लगनी नहीं है, जिसको ठंडी लगनी नहीं है, जिसको कभी कोरोना लगना नहीं है, ऐसी इंडस्ट्री को हम अगर ध्यान से नहीं करेंगे प्लान, अगर हम इसको हम किसान तक जाके प्रेजेंट नहीं करेंगे, हमारी प्रोडक्ट्स को जस्टिस नहीं करेंगे, तो हम एक बहुत बड़ा सेगमेंट मिस कर रहे हैं यहाँ पे दोस्तों। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा कि डेयरी इंडस्ट्री के अंदर हम क्या प्रोडक्ट्स लेके आ रहे हैं और जो हमारा प्रोडक्ट्स चल रहा है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो डेयरी इंडस्ट्री के बारे में जो मैंने बताया कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि बढ़ती पॉपुलेशन के साथ, बढ़ती जनसंख्या के साथ
दूध उत्पादन के ऊपर भी बहुत प्रेशर बढ़ रहा है कि ज्यादा से ज्यादा दूध पैदावारी बढ़ाई जाए। इसके लिए क्या होता है, अब ये भी कोई मशीन से तो दूध पैदा होता नहीं है। गाय और भैंस, हमारी गाय माता और हमारी जो भी हमारे घर के सदस्य की तरह हम जो पशुओं को रखते हैं भारतवर्ष में, उससे हमको दूध मिलता है। तो हम, वो मशीन तो है नहीं कि आज हमने स्विच दबाया, आउटपुट कैपेसिटी बढ़ा दिया, कुछ मशीन में बॉल बेयरिंग चेंज कर दिया, कुछ इंजन चेंज कर दिया, दूध ज्यादा आने लगेगा, ऐसा तो कुछ होने नहीं वाला। तो हमने हमारी बोलते हैं कि ह्यूमन टेंडेंसी, ठीक है, हमारी महत्वाकांक्षा के कारण हम लोगों ने क्या किया, ज्यादा से ज्यादा इंजेक्शन, हार्मोन, स्टीरॉयड देना शुरू कर दिया, एंटीबायोटिक देना शुरू कर दिया, ताकि दूध की पैदावारी बढ़े, दूध की क्वालिटी बढ़े, वहां ज्यादा से ज्यादा जानवरों अपनी जल्दी से जल्दी प्रेग्नेंट होकर दूध देना स्टार्ट करे। पर ये सबके जो साइड इफेक्ट थे, जो एंटीबायोटिक्स, हार्मोन, स्टीरॉइड, ये सबके जो साइड इफेक्ट थे, ये साइड इफेक्ट के तौर पे क्या हुआ, पशुओं के लीवर में प्रॉब्लम हुआ, यूरिन डिसऑर्डर्स के प्रॉब्लम हुए, उसके साथ साथ रिप्रोडक्टिव परफॉर्मेंस यानी कि प्रजनन तंत्र पे, रिप्रोडक्शन सिस्टम पे, प्रेगनेंसी रेट के ऊपर असर हुआ। तो ये जितने भी साइड इफेक्ट्स है जो एंटीबायोटिक, स्टीरॉइड्स और हार्मोन्स के यूज के कारण जो हो रहे थे पशुओं के ऊपर, उसको रोकना बहुत आवश्यक था। इसको रोकने के लिए एचएचआई के माध्यम से एक ऐसा प्रोडक्ट बनाने का आदेश था कि जो 100% बिना किसी हार्मोन, एंटीबायोटिक और स्टीरॉइड का हो, ऑर्गेनिक हो, नेचुरल हो, हर्बल हो, और फिर भी पशुओं की सेहत की सुरक्षा करे, पशुओं की सेहत को स्वस्थ रखे, पशुओं की दूध की और फैट की मात्रा को बढ़ाए, और साथ ही साथ पशुपालकों की जेब के ऊपर कम खर्चा हो और ज्यादा से ज्यादा उनको मुनाफा मिले। ये हमारे पास ब्रीफ आया, और ये ब्रीफ के माध्यम से हमने मिल्को इंडिया प्रोडक्ट को हमने लॉन्च किया। मिल्को इंडिया प्रोडक्ट हमारा ऐसा प्रोडक्ट है जो गाय, भैंस और अन्य दुधियाते पशु यानी लैक्टेटिंग एनिमल्स या मिल्किंग एनिमल्स के लिए यूज होने वाला एक पाउडर फॉर्म में एक प्रोडक्ट है, जिसको हर्ब्स के माध्यम से बनाया गया। इसके अंदर अश्वगंधा, शतावरी, मुलेठी, जीवंती, गिलोय, कलौंजी, मेथी, सौंफ यानी कि जो वरियाली बोलते हैं, सौंफ और इत्यादि इसमें वनस्पति और हर्ब्स का यूज किया गया है। साथ ही साथ इसके अंदर प्रीबायोटिक्स और प्रोबायोटिक्स बैक्टीरिया यूज किए गए, लाइव ईस्ट कल्चर यूज किया गया, मिनरल्स यूज किए, विटामिन यूज किए, प्रोटीन्स, फाइबर्स, डायटरी फाइबर्स, एंजाइमेटिक कंपोनेंट्स, फैट सप्लीमेंट्स, सब कुछ यूज किया गया। इसको संतुलित आहार बनाया गया। जैसे हम सबको संतुलित आहार की जरूरत है, अब जैसे मैं किसी भी हमारे लीडर को बोलूं कि अगर आपको संतुलित आहार यानी आपको बोला जाए कि सुबह सिर्फ रोटी खाना है, दोपहर को सिर्फ दाल पीनी है और रात को सिर्फ चावल खाना है, तो ये संतुलित आहार नहीं है। संतुलित आहार यानी हर एक टाइम पूरा न्यूट्रिशन आपको मिले, रोटी, दाल, चावल, सलाद, पापड़, अचार, जूस, सब कुछ हम एक साथ एक फॉर्म में हम जब लेते हैं, जिसमें सही मात्रा में प्रोटीन मिलता है, विटामिन मिलता है, फैट मिलता है, फाइबर मिलता है, सब कुछ हमको सही मात्रा में मिलता है, उसको संतुलित आहार। तो पशुओं को भी संतुलित आहार देना बेहद आवश्यक है। पशुओं को संतुलित आहार नहीं मिल पाता है, क्यों? किसान जो फीड लेके आता है, किसान जो खली जो लेके आता है खिलाने के लिए, उसके अंदर कई बार फैट बहुत ज्यादा होता है, तो कई बार प्रोटीन कम होता है, कई बार प्रोटीन बहुत ज्यादा होता है, फैट कम होता है, कई बार मिनरल्स नहीं होते उसमें, कई बार प्रोटीन्स और मिनरल्स और फैट कुछ भी नहीं होता है। तो ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए हमें एक ऐसा बैलेंस्ड डाइट प्रोडक्ट बनाना था, ऑर्गेनिक और हर्बल के दायरे में रह के, कि जो फीड को यानी कि जो पशु का जो खाना है उसको 100% बैलेंस्ड डाइट बनाए। तो इसके माध्यम से हमने मिल्को इंडिया प्रोडक्ट बनाया, जो 100% हम लोगों ने एक नेचुरल तरीके से बनाया गया प्रोडक्ट है, जिसके अंदर सही मात्रा में मिनरल्स, विटामिन, प्रोटीन्स, फाइबर, फैट, प्रीबायोटिक, प्रोबायोटिक, डाइजेस्टिव एंजाइम्स और हर्बल गैलेक्टिकॉग्स यानी हर्बल सारे हर्ब्स इसमें अवेलेबल है, 6 हर्ब्स अवेलेबल है। तो ये प्रोडक्ट जो है, ये आपके खाने को, पशुओं के खाने को संतुलित आहार बनाता है। अब इसका नेक्स्ट स्टेज क्या है? तो इसका जो काम करने का जो प्रिंसिपल है, ये 4D प्रिंसिपल पे काम करता है। मेरे सारे लीडरों को निवेदन है कि मैं इस ट्रेनिंग सेशन को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि हम टाइम की हमारे पास जो लिमिटेशन है उसके चलते हुए, पर आप लोग ये सारी चीजें डायरी में नोट डाउन करिएगा। नोट डाउन नहीं कर सकते तो आप इसको रिकॉर्ड करिएगा,
पर ये मेरी दरखास्त है कि अगर आपने ये सेशन के अंदर ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मिस किया, और किसान ने यदि अगर आपको कुछ सवाल ऐसे पूछे और इसके पास आपके जवाब नहीं होंगे, तो इस जवाब ना होने के कारण वो आपके ऊपर विश्वास करना मुश्किल हो जाएगा। तो आप इसको ध्यान से सुनिए कि प्रोडक्ट काम कैसे करता है। तो मिल्को इंडिया जो HHI का मिल्को इंडिया है, प्रोडक्ट काम 4D प्रिंसिपल पे करता है। जैसे 3D होता है वैसे 4D प्रिंसिपल पे ये काम करता है। पहला डी, डाइजेशन को इंप्रूव करना है। डी फॉर डाइजेशन को इंप्रूव करना। ये डाइजेशन को कैसे इंप्रूव करता है? तो इसके अंदर रहे जो प्रीबायोटिक्स और प्रोबायोटिक्स है, स्पेशल प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम है, जो आप पशुओं के पेट के अंदर जाने के बाद उसके डाइजेशन यानी डाइजेस्टिव सिस्टम को सतेज करती है, उसको एक्टिव करती है। तो खाना जब अंदर जाता है और जो खाना जब हजम होता है, उसके बीच की प्रोसेस को ये एफिशिएंट बनाता है। सेकंड, इसके अंदर रहे जितने भी फाइबर्स है, डाइटरी फाइबर हर्ब्स के अंदर, वो डाइजेशन को इंप्रूव करते हैं। डाइजेशन इंपॉर्टेंट क्यों है मैं आपको बताता हूँ। समझिए कि आपका हाजमा ठीक नहीं है और आपके सामने आप एक HHI की एक बढ़िया सी इवेंट में हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं और बढ़िया सी पार्टी चल रही है और सबको खाना परोसा जा रहा है, 5 पकवान है, जो मन चाहे व्यंजन खाना पीना सब कुछ है, पर हमारा हाजमा ठीक नहीं है। तो हम जाके क्या बोलेंगे हमारे CMD सर को, क्या सर एक से ना एक सोडा लगा दो, सोडा का काउंटर लगा दो, हमसे तो सिर्फ सोडा पी जाएगी, हाजमा ठीक नहीं है हमारा। ठीक है, तो वैसे ही पशु का भी अगर हाजमा ठीक नहीं होगा, आप उसको कितना भी अच्छा खाना खिलाओ, वो खाने को दूध में वो तब्दील नहीं कर पाएगा जब तक उसका हाजमा ठीक नहीं होगा। सबसे इंपॉर्टेंट है डाइजेशन। डाइजेशन अच्छा होगा तो भूख ज्यादा लगेगी, भूख ज्यादा लगेगी तो वो चारा ज्यादा खाएगा, चारा ज्यादा खाएगा, ज्यादा हजम करेगा, तो उसको दूध में तब्दील करेगा। यानी दूध की मात्रा बढ़ाने का सबसे पहला तरीका है डाइजेशन, यानी कि पाचन तंत्र को इंप्रूव करना, डाइजेशन को इंप्रूव करना। तो फर्स्ट डी है डाइजेशन, उसको डाइजेशन को इंप्रूव करना। सेकेंड डी, बॉडी के अंदर रहे खराब तत्वों को डिटॉक्स करना। डी फॉर डिटॉक्स, यानी कि जो भी खराब पदार्थ है, जो जहरीले पदार्थ है, उसको बॉडी के बाहर फेंक देना। तो बॉडी को ये डिटॉक्स करता है। थर्ड डी है बॉडी के अंदर रही डिजीजेस, छोटी मोटी डिजीज जैसे लीवर की बीमारी हो गई या कुछ हद तक तो मिल्क फीवर, कीटोसिस, एसिडोसिस जैसी बीमारी हो गई, ये हीट स्ट्रेस हो गई, यानी धूप के कारण जो तनाव होता है, वो सब बीमारी होगी, वो सब बीमारियों को ये कम करता है और जड़ मूल से निकालने की कोशिश करता है। डीवार्मिंग जैसी बहुत ही पेचीदी बीमारियों को भी ये सॉल्व करता है। और सबसे इंपॉर्टेंट, डायरी में फिर लिख लीजिए, मिल्को इंडिया आपके रिपीट ब्रीडिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। रिपीट ब्रीडिंग, रिपीट ब्रीडिंग यानी एक ही पशु को बार बार जो प्रेग्नेंट होने की जो क्षमता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम को सतेज करती है और उसको बार बार प्रेगनेंसी के लिए उसको एफिशिएंट बनाती है। तो रिपीट ब्रीडिंग का प्रॉब्लम मिल्को इंडिया से 99.9% सॉल्व हो जाता है, ये आप लिख लीजिए। यानी कि एक पशु जो पहले 7 से 8 पशुओं को जन्म दे सकता था, वो अब सिर्फ 2 से 3 पशुओं को दे रहा है। पर मिल्को इंडिया खिलाने के बाद वो पशु फिर से 2-3 की जगह पे 6-7 पशुओं को भी जन्म देगा। तो क्या कितना फायदा, आप सोचिए कि एक गाय जो पहले 7 को देती थी, 7 गाय और 7 को देती थी, तो वो जो चेन था पूरा चेन टूट गया, क्योंकि 2-3 तक ही सिर्फ पैदावारी रह गई। पर ये प्रोडक्ट खिलाने के बाद जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो भी इंप्रूव होता है और इससे रिपीट ब्रीडिंग का आपका प्रॉब्लम सॉल्व होता है। तो ये डिजीज करेक्शन का काम करती है प्रोडक्ट। और चौथा डी, बॉडी के अंदर रही डेफिशिएंसी। डी फॉर डेफिशिएंसी, यानी कि मिनरल डेफिशिएंसी, विटामिन डेफिशिएंसी, प्रोटीन डेफिशिएंसी, फैट डेफिशिएंसी, ये सारी डेफिशिएंसीज को करेक्ट करता है और बॉडी को पॉजिटिव एनर्जी बैलेंस में लाके दूध और फैट की मात्रा बढ़ाने के तरफ ले जाता है। ये प्रोडक्ट फीड कन्वर्जन रेशियो, यानी जितना फीड खाता है उसको मिल्क में कन्वर्ट करने के रेशियो को बढ़ाता है, भूख बढ़ाता है, डाइजेशन इंप्रूव करता है, डिटॉक्स करता है, डिजीजेस को करेक्ट करता है और डेफिशिएंसी को करेक्ट करता है। इसके अंदर स्पेशल टाइप ऑफ फैट यूज किया जाता है, बाईपास फैट। जो हम पशुओं को 4 पेट होता है, हम सबको एक ही पेट होता है, पर पशुओं को 4 पेट होता है। तो वो 4 पेट में से आखिरी पेट में जो खाना जो जाता है वो डिसाइड करता है आपका फैट और मिल्क का क्वांटिटी और एफिशिएंसी। तो फैट जो है वो पहले 3 पेट से बाईपास होकर चौथे पेट में जाता है। तो ये स्पेशल टाइप ऑफ इसमें बाईपास फैट यूज किया जाता है, बाईपास प्रोटीन यूज किया जाता है, जो पहले 3 पेट कोई पीएच को क्रॉस करके सीधा चौथे पेट में जाके वहां पे सॉल्यूबल होता है, डिसॉल्व होता है और वहां पे जाके ये काम करता है। तो बाईपास फैट और बाईपास प्रोटीन का इसमें इस्तेमाल किया गया है, आउटस्टैंडिंग रिजल्ट देता है ये।
आपकी दूध की मात्रा को कम से कम 15 से 20% बढ़ाता है, फैट की मात्रा को कम से कम 15 से 20% बढ़ाता है, पशुओं को पॉजिटिव एनर्जी में रखता है, पशुओं के वजन को इंप्रूव करता है, पशुओं के हेल्थ को इंप्रूव करता है, और पशुओं को सबसे इंपॉर्टेंट प्रोलॉन्ग्ड लैक्टेशन की तरफ ले जाता है। प्रोलॉन्ग्ड लैक्टेशन यानी क्या? ज्यादा टाइम तक दूध देना। जो गाय और भैंस पहले ऑन एन एवरेज 7 से 8 महीना जो दूध देती है, वो ये प्रोडक्ट खिलाने के बाद 8 महीने की जगह 9 महीने दूध देगी। मैं फिर बोल रहा हूँ, 1 महीना दूध एक्स्ट्रा देगी ये प्रोडक्ट खिलाने के कारण। तो जो प्रोलॉन्ग्ड लैक्टेशन, लंबे समय तक दूध देने की जो क्षमता है, वो इस प्रोडक्ट से बढ़ेगी। अब एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि समझ लीजिए कि मेरे पास एक भैंस है, और वहां पे वो भैंस 10 से 12 लीटर 10 लीटर दूध देती है पूरे दिन का, 10 लीटर दिन का दूध देती है। अब ये प्रोडक्ट खिलाने के बाद 20% दूध की मात्रा बढ़ गई। तो 20% जो दूध की मात्रा बढ़ गई, तो कितना दूध हो गया? 12 लीटर। एक दिन में 2 लीटर दूध बढ़ा, तो 30 दिन में कितना लीटर दूध बढ़ा? 60 लीटर दूध बढ़ा। 1 लीटर दूध ऑन एन एवरेज भारतवर्ष में 40 रुपए में बेचा जाता है। तो 60 लीटर दूध 40 रुपए में बेचा जाएगा, तो 2400 रुपए का आपको बेनिफिट हुआ। अब दूध की फैट की बात करते हैं, यानी कि क्वालिटी, गाढ़ापन की बात करते हैं। ऑन एन एवरेज यदि अगर 5% फैट है और ये प्रोडक्ट खिलाने के बाद 6% फैट हो जाता है, तो जो 1% फैट बढ़ा, उसके ऊपर डेयरी 5 रुपए ऑन एन एवरेज ज्यादा देती है। तो 1% फैट बढ़ने पे 5 रुपए पर लीटर डेयरी एक्स्ट्रा पैसा देती है। तो पूरे महीने में 12 लीटर इंटू 30 दिन 360 लीटर दूध आया। 360 लीटर के ऊपर 5 रुपए का बेनिफिट हुआ, तो 1800 रुपए का बेनिफिट यहाँ हुआ। 2400 और 1800 यानी 4200 रुपए का आपका ग्रॉस प्रॉफिट हुआ। इसके अलावा दवाई का खर्चा कम हो गया, घी, तेल, मक्खन जैसी चर्बीले पदार्थ खिलाने का खर्चा कम हो गया, मार्केट में अवेलेबल अन्य सप्लीमेंट खिलाने का खर्चा कम हो गया। ये सबको तो मैं गिन भी नहीं रहा। एक महीना जो ज्यादा दूध देगी, यानी पूरा 360 लीटर दूध ज्यादा देगी, उसका भी मैं फायदा गिन नहीं रहा। मैं तो सिर्फ ये 4200 रुपए गिन रहा हूँ। मैं समझता हूँ चलो 4200 रुपए भी नहीं, मात्र 3000 रुपए का फायदा होता है, और 1000 रुपए की प्रोडक्ट है, तो 2000 रुपए का नेट प्रॉफिट होता है। एक पशु के ऊपर 2000 रुपए का नेट प्रॉफिट एक महीने का। अगर हमारे पास 10 गाय है, तो 10 गाय और भैंस के ऊपर कितने का मुनाफा हुआ? 20,000 रुपए का। घर के अंदर, एक गांव के अंदर, घर का लड़का, 2 लड़के जितना कमा के लाते हैं, धूप में मेहनत करके, बारिश में मेहनत करके, ठंड में मेहनत करके, रोज बाइक लेके जाना, बाइक लेके आना, धूल मिट्टी पसीने में वहां पे अपनी सेहत को वहां पे धपाना, ये सब करने के बाद भी जितना पैसा नहीं बन पाता, उतना पैसा मात्र एक मिल्को इंडिया को सही तरीके से यूज करवा के, सही तरीके से बेच के, हम लोग पशुपालन के थ्रू इतनी इनकम को जनरेट कर सकते हैं। यानी आप इस प्रोडक्ट के पावर को सोचिए, इस प्रोडक्ट के पावर को आप समझिए कि ये प्रोडक्ट अगर आपने यूज किया, रिपीट यूज वाला प्रोडक्ट है, रोज के रोज इसको यूज करना है, रोज खिलाना है, जब तक वो दूध दे रही है तब तक उसको खिलाना है। दूध देना बंद भी कर दे, या दूध देने के 45 दिन पहले भी आप इसको खिला सकते हो, ऐसा प्रोडक्ट है ये प्रोडक्ट को आप कब से खिलाना चाहिए? तो जब डिलीवरी होने वाली हो, उसके 45 से 50 दिन के पहले से आप खिलाना शुरू कर सकते हो। फिर रिपीट कर रहा हूँ, जब डिलीवरी होने वाली हो, उसके 45 से 50 दिन पहले आप ये प्रोडक्ट खिलाना स्टार्ट कर सकते हो। तब से लेके जब तक दूध दे, तब तक इस प्रोडक्ट को आपको खिलाना चाहिए। कितना खिलाना है? 30 ग्राम प्रतिदिन प्रति पशु। 30 ग्राम, एक पशु को 30 ग्राम खिलाना है। ये जो पैकेट है, 1 किलो के पैकेट के अंदर 15 ग्राम की चम्मच है, तो 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम को, दोनों टाइम चारे के साथ मिक्स करके खिला देना है। हो सकता है कि उसको उसकी स्मेल से कुछ इश्यू हो, पर कुछ दिन के बाद वो अपने उसकी स्मेल से यूज्ड टू हो जाएगा। अगर वो स्मेल से यूज्ड टू नहीं हो रहा है, तो उसको आप नाक के ऊपर रगड़ दीजिए वो प्रोडक्ट को लेके, तो वो अपनी स्मेल से यूज्ड टू हो जाएगा। फिर भी नहीं खा रहा, तो इसके साथ हल्का सा 50 से 100 ग्राम गुड़ को मिक्स कर दीजिए। वो गुड़ की फ्लेवर उसको पसंद है, तो गुड़ के साथ वो खा लेगा। तो 15 ग्राम सुबह के खाने के साथ मिक्स करके देना है, 15 ग्राम शाम के खाने के साथ मिक्स करके देना है। वैसे पूरे दिन में 30 ग्राम इसको खिलाना है। और अगर बहुत हैवी पशु है, अगर कोई ऐसी ब्रीड की भैंस, ऐसे मुर्रा भैंस होगी जो बहुत हैवी भैंस होती है, 1000 किलो तक की भैंस होती है, तो उसको आप 30 ग्राम की जगह पे 40 से 50 ग्राम खिलाइए। हल्का सा थोड़ा ज्यादा खिलाइए, क्योंकि उनका बॉडी वेट ज्यादा होता है, तो उनको खाना भी ज्यादा लगता है, तो ज्यादा खाने के साथ सप्लीमेंट भी हल्का सा ज्यादा खिलाना पड़ता है।
तो आप इसको इस तरीके से खिलाइए, दो टाइम एक एक चम्मच खिलाइए चारे के साथ मिक्स करके। यदि अगर खाने में कुछ इश्यू हो रहा है तो उसके साथ गुड़ मिक्स कर दीजिए और मुंह पे रगड़ दीजिए। कई बार हो सकता है जब ये प्रोडक्ट को खिलाना शुरू करो तो स्टार्टिंग में दूध कम होगा, तो डरना नहीं है, ये बॉडी डिटॉक्स हो रहा है। जब हमारा वजन कम होने की हम दवाई खाते हैं तो हल्का सा स्टार्टिंग में लूज मोशन होता है, पसीना ज्यादा निकलता है, थकान ज्यादा होती है, तो वो क्या हो रहा है, बॉडी डिटॉक्स हो रहा है, बॉडी की गंदगी हमारे शरीर से बाहर जा रही है, इसीलिए बॉडी डिटॉक्स हो रहा है। तो वैसे ही पशु को भी मिल्को इंडिया खिलाने के बाद हल्का सा डिटॉक्स होगा, डरने की जरूरत नहीं है। 10वें दिन पे देखने का, 10th डे, 10 से 12 दिन के बाद देखने का कि दूध की एवरेज बढ़ी है कि कम हुई है। और 99% केस में दूध की एवरेज पहले 10 दिन खिलाने के बाद बेशक बड़ी होगी और अच्छी खासी बड़ी होगी, फैट की मात्रा अच्छी खासी बड़ी होगी। तो 10 से 12 दिन लगते हैं इस रिजल्ट को आपको देखने में। कैसे खिलाना मैंने बताया, कैसे पशुओं को कब से कब तक खिलाना वो बताया मैंने बताया। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये ध्यान रखना है दोस्तों, ये प्रोडक्ट बार बार खाने वाली प्रोडक्ट है, इसको आप अच्छे से मार्केट में अगर आप प्रेजेंट करोगे तो ये आपका रिपीट बिजनेस वाला प्रोडक्ट है, इसको आप मिस मत करिएगा। ये हमारा एनिमल केयर का प्रोडक्ट हुआ। अब आइए जो हमारी तीसरी कैटेगरी उसके ऊपर चलते हैं। हमारे पास थोड़ी सी टाइम की कमी होने के कारण मैं वो प्रोडक्ट को क्विकली मैं आपको इंट्रोड्यूस करूंगा और 5 से 7 मिनट के अंदर मैं वो प्रोडक्ट के बारे में बताऊंगा। एक्वा कल्चर यानी कि हमारे जो जलचर, ठीक है, जल के अंदर रहने वाले, जल के अंदर चरने वाले जो हमारे पशु होते हैं, वहां के पशुओं को हम क्या बोलते हैं, उसमें फिश हो गई, क्रैब्स हो गए, प्रॉन्स हो गए, श्रिम्प्स हो गए, ये सब चीजें वहां पे हो गई, ठीक है। तो एक्वा कल्चर जो है वो एक्वा कल्चर रिलेटेड जो प्रोडक्ट, फिश फार्मिंग हम बोलते हैं कि फिश फार्मिंग होती है, झींगा फार्मिंग होती है, क्रैब्स, प्रॉन्स, श्रिम्प्स की फार्मिंग होती है। तो ये हर एक जगह पे पानी का साफ होना बहुत जरूरी है, पानी अच्छा होना बहुत जरूरी है, उनकी सेहत अच्छी रहना बहुत जरूरी है, ठीक है, उनका फीड का इंटेक अच्छे से होना बहुत जरूरी है। तो ये सारी चीज के बैलेंस को जो बनाए रखता है वो प्रोडक्ट फिश हेल्थ प्लस करके प्रोडक्ट HHI के माध्यम से हम लोग ने डेवलप किया है। हमारे एक ऑब्जेक्टिव था कि एक ऐसा 100% नेचुरल प्रोडक्ट बनाया जाए जिसके अंदर फिर से अच्छे हर्ब्स यूज किए जाए, विटामिन मिनरल्स यूज किए जाए, बायोटीन और ऐसे एलिमेंट्स यूज किए जाए जिससे एमिनो एसिड प्रोटीन का डाइजेशन अच्छा हो, लीवर की बीमारी ना हो। सी फूड एक्वाकल्चर में लीवर की बीमारी ना हो, उनको किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम ना हो, उनकी स्किन इंप्रूव हो, उनका वेट इंप्रूव हो, उनकी ओवरऑल फर्टिलिटी यानी कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम इंप्रूव हो, और साथ ही साथ इनका पानी वहां पे साफ रहे और इनकी लॉन्जिटिविटी यानी उनका आयुष्य अच्छा रहे, ठीक है, और वो किसी बीमारी से ज्यादा ग्रस्त ना हो, वैसी प्रोडक्ट ये डेवलप की गई। इसके अंदर किसी भी प्रकार का हॉर्मोन्स या एंटीबायोटिक्स नहीं डाला गया, यानी कि जो फिश है वो नेचुरल तरीके से ग्रो होती है और नेचुरल तरीके से सर्वाइव करती है। और ये प्रोडक्ट आपको 250 ग्राम 250 ग्राम के पैकिंग में आएगा, जो आपको 250 ग्राम 250 किलो फीड के साथ मिक्स करना है। यानी एक डब्बा आपको 250 किलो फीड के साथ मिक्स करके उसको आप पॉन्ड में या जो भी जिस प्रकार का आपका फार्मिंग का सेटअप है वहां पे आप इनको डाल सकते हो। तो दोस्तों ये हमारा फिश हेल्थ प्लस प्रोडक्ट है। जब हम इसके बारे में नेक्स्ट मीटिंग करेंगे, जब ये प्रोडक्ट आपके हाथ में आएगा, जब ये प्रोडक्ट आपके पास आएगा, तो इसके ऊपर हम ज्यादा डिटेल में चर्चा करेंगे कि प्रोडक्ट के क्या और बेनिफिट्स है, इसको और किस तरीके से टेक्निकलिटी से हमको आगे बढ़ाना है। तो ये सारी डिटेल्स एक बार आपके हाथ में प्रोडक्ट जब आएगी तब हम और डिस्कस करेंगे। बट बेसिक इट्स अ ग्रोथ प्रमोटिंग एंड इट्स अ फर्टिलिटी एनहांसिंग एंड हेल्थ प्रोटेक्टिंग प्रोडक्ट, यानी अपनी स्वास्थ्य को इम्प्रूव करने का, वहां पे ग्रोथ करने का और वहां पे उनकी लाइफ को सर्वाइव करने का और पानी को स्वच्छ रखने का काम करने वाली ये प्रोडक्ट है जो हमारी फिश हेल्थ प्लस है। 250 ग्राम के पैकिंग में HHI के प्लेटफॉर्म से आपको ये अवेलेबल होगी, जिसको आपको 250 किलो फीड के साथ मिक्स करके पॉन्ड में या XYZ सेटअप में आपको इसको देना है। दोस्तों इसी के साथ ये तीनों चीजों को मैं इधर समाप्त करता हूँ। आपके क्वेश्चंस आप सर को भेज सकते हो, आप सर को लिख के भेज सकते हो और मैं उसके इंडिविजुअल जवाब देने के लिए रेडी रहूंगा। और जो भी जानकारी आपको एनी पॉइंट ऑफ टाइम फील्ड के ऊपर जब भी चाहिए हो, जब भी ओवर कॉल चाहिए हो, सर अवेलेबल है। आप सर तक मैसेज संदेशा पहुंचा सकते हो और आपको वो जवाब मेरे तरफ से 24 घंटे में सर तक वो जवाब पहुंच जाएगा, ऐसी मेरी कोशिश रहेगी। धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच। जी मिस्टर श्रेनिक मेहता सर, बहुत अच्छे से आपने आज तीनों प्रोडक्ट्स कैटेगरी को कवर किया है।
एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, एक्वाकल्चर प्रोडक्ट्स और वेटरनरी। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आपको, और सभी व्यूअर्स को मैं ये कहना चाहता हूं कि आपका किसी भी तरह का कोई भी क्वेरी रहे तो मेरा सेल नंबर जो है वो ऑलरेडी सबके पास उपलब्ध है, अवेलेबल है सबके पास। तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, आपकी जो भी क्वेरी रहेगी वो सर को फॉरवर्ड कर दी जाएगी, या अगर आपको नंबर चाहिए होगा सर का तो वो भी दे दिया जाएगा। आप व्हाट्सएप से उनसे डायरेक्ट भी कोई क्वेरी जो है वो कर सकते हैं। मेरा नंबर जो है मैं बोल देता हूं अभी, 8427664629। एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूं अपना मोबाइल नंबर, 8427664629। आप इस नंबर पर किसी भी तरह का इन प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई भी आपका क्वेरी होगा तो मुझे भेजिएगा, ये हम सर्च को फॉरवर्ड करके उनसे रिप्लाई लेके आपको सेटिस्फाई कर दिया जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद सारे व्यूअर्स का, पार्टिसिपेंट्स का, और धन्यवाद मेरे टेक्निकल होस्ट मैडम जितेंद्र कौर, उनका भी। तो दोस्तों ये था आज का सेशन। नेक्स्ट मुलाकात आपसे होगी संडे को, कमिंग संडे शाम को 8 से 9 बजे तक। तब तक के लिए शब्बा खैर, आप अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हंसते खेलते रहें दोस्तों। लव यू ऑल, थैंक यू, बाय बाय।